आज की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है 7 का वार। किसका दावा दमदार। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूंबर, चौरासी, खींवसर और देवली उनियारा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई। 7 सीटों पर होने वाले चुनाव में कई मायनों में अहम भूमिका यह निभाने वाला है। इन चुनाव से सरकार समेत कई नेताओं की साख जुड़ी हुई है। 7 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। एक तरफ जहां कांग्रेस 6 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। 6 सीटें वो जब एक वक्त में उनके 2 सहयोगी आरएलपी और बीएपी भी थे। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीटों पर हुई हार की भरपाई की कोशिश में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए भी उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत पार्टी के तमाम दिग्गज लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे और बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने दावा किया कि 7 में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। वहीं कांग्रेस 7 जीतेगी। वहीं बेनीवाल और रौत भी अपने प्रदर्शन को दोहराने के दावे करते रहे हैं। कल मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। उपचुनाव का रण, मतदान कल। बीजेपी का दावा 7 में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। इतना प्रमाणिक रूप से कह सकता हूं कि 7 में से अधिकांश सीटें बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस की भारी संख्या में मतदान की अपील। कांग्रेस आरएलपी और बीएपी के सामने प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। 7 का वार, किसका दावा दमदार। मेहमान तैयार हैं हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपका। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार सर, स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी निरंजन पोद्दार जी। सबसे पहले शैलेंद्र गुर्जर जी आपसे सवाल करूंगा कि कितनी सीटें आप जीतने कहेंगे। 7 सीटें। 12 बजे तक आप 23 नवंबर तक नतीजे नहीं आएंगे यही कहेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कौन सी सीट कमजोर है, आप कहेंगे कि सारी सीटें आसानी से जीत रहे हैं। मुझे बताइए कि 7 सीटें आप क्यों जीतने जा रहे हैं, जनता क्यों वोट करेगी आपको, बीजेपी को। रविंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता इसलिए वोट करेगी क्योंकि 11 साल का जो सुशासन माननीय भजनलाल सरकार ने दिया है और जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमने लागू किए, जो वादे किए थे राजस्थान की जनता से, उसको लागू धरातल पर लाने का काम किया है। चाहे महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हो, 450 रुपए में गैस सिलेंडर हम माताओं को दे रहे हैं। जिस तरह से किसानों के स्वाभिमान की बात हो, हमने किसान सम्मान निधि 2000 रुपए बढ़ाकर किसानों को दिया जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा पेपर लीक माफिया जो एक बहुत बड़ा पनप चुका था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उसको खत्म करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया। हमने 200 से अधिक अपराधियों को पकड़कर जेल की सीखचों में डाल दिया है। आरपीएससी की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी, उस क्रेडिबिलिटी को हम वापस लाने की पूरे प्रयासरत है। और किस तरह से आपने देखा जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई, उन भर्ती परीक्षाओं में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, कोई डमी कैंडिडेट नहीं बैठा। 35,000 भर्तियां हमने युवाओं को दे चुके हैं। अच्छा। और 1 लाख भर्तियां जो है वो पाइपलाइन में है। किस तरह से उनकी वर्गीकरण कर दिया गया है पूरे राजस्थान की जनता के सामने। जो वादा किया था कि अपराधियों पर लगाम लगाएंगे, राजस्थान में अपराध पर लगाम लगाएंगे, आपने देखा होगा अभी रिपोर्ट आई है 4-5 दिन पहले किस तरह से पुलिस कमिश्नरेट और पीएचक्यू ने रिपोर्ट दी है कि राजस्थान में पिछले साल से इस साल अपराध कम हुए हैं। हमने गैंग वॉर को खत्म करने का काम किया। और जो बहुत बड़ी समस्या थी पानी की, उस पानी की समस्या को हल करने के लिए हमने आपने देखा ईआरसीपी जो अब संशोधित काली पार्वती सिंध चंबल परियोजना है, उसको हमने मूर्त रूप देने का काम किया है। समझौता हो चुका है, जल्दी ही उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होने वाला है। और उसको हम 5-6 सालों में धरातल पर लाकर 21 राजस्थान के 21 जिलों के लोगों की प्यास बुझाएंगे, खेती के लिए पानी मिलेगा। उसी तरह से जो 30 साल से यमुना जल समझौता अटका हुआ था, उसको भी हमने लागू करने का काम किया है। जिस तरह से बिजली कंपनियों में
जो हम कांग्रेस पार्टी की सरकार जो घाटा छोड़ के चली गई थी 90,000 करोड़ का, जो कुप्रबंधन था, जो भ्रष्टाचार और लूट मचा रखी थी, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से आपने देखा, हमने केंद्रीय जो बिजली कंपनियां हैं उनके साथ एमओयू किए हैं, और आपको बताते हुए मेरे को हर्ष होता है कि कई एमओयू जो है वो धरातल पर लागू होने शुरू हो गए। हम 32,000 मेगावाट 5 सालों में राजस्थान में उत्पादन कर देंगे ताकि राजस्थान आत्मनिर्भर हो। सड़कों के लिए हमने विधायकों को 1,000 करोड़ का बजट दे दिया। हर विधायक 5 करोड़ तक सड़कों का निर्माण करा सकता है, रखरखाव करा सकता है। जल स्वावलंबन अभियान के तहत हमने 11,000 करोड़ जो परियोजना है उसको शुरू कर दी है। तो ऐसी बहुत सारी तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं जो लागू हो रही हैं। हम यही कह रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान की जनता को विश्वास है, हमारे वादों पे विश्वास है, इसलिए अब अधिकांश सीटें जीतेंगे। जैसे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अच्छा, अधिकांश सीटें आप कह रहे हैं, आप 7 सीटें नहीं कह रहे जीतेंगे, अधिकांश सीटें कह रहे हैं आप। वो मैं सतीश पूनिया जी को कोट कर रहा हूं इसमें। और जिस तरह से आपने देखा माननीय भजनलाल मैं आपको दौरे कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी कह रहे हैं, इसीलिए हम 7 सीटों पर मजबूती से चतुर्वेदी जी, मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस एक भी सीट क्यों नहीं हार रही है? एक सांस में शैलेंद्र जी ने बताया कि आखिर क्या वजह, क्या कारण है सरकार के कामकाज और सरकार के काम करने के तरीके को लेकर जनता उन्हें वोट देने जा रही है। अधिकांश सीटें, अगर बात सतीश पूनिया की माने, वो जीतने जा रहे हैं। मदन राठौड़ की कहें तो 7 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, एक सिलसिला शुरू हुआ था जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हम बंद नहीं करेंगे। आपको भी याद होगा, उन्होंने भाषण में 2 या 3 जगह ये बात कही थी। लेकिन हुआ क्या? आज प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ वादा कि पेट्रोल डीजल जो है हरियाणा के बराबर रेट पे हो जाएगा, नहीं हुआ। कांग्रेस की चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख का इलाज बंद हुआ, सबको पता है। सारी चीजें, आरजीएचएस की स्थिति क्या है सबको पता है। और जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था में आज महिलाओं के प्रति अपराधों में 7% की बढ़ोतरी हो रही है, बलात्कार के मामलों में। आप बताइए कहाँ है कानून व्यवस्था? रोज सुर्खियां बनी रहती है कि आज फलाने ज्वेलरी के शोरूम में डकैती हुई, वहां गोली मार करके पैसे ले गए। शैलेंद्र जी पीएचक्यू की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे कि उसमें अब आया है कि 1 साल पहले और अब के कानून व्यवस्था में आंकड़ों में सुधार आया है, मतलब कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। सर, पीएचक्यू की रिपोर्ट आई होगी, बढ़िया बात है, लेकिन हम तो अखबार में जो सुर्खियां आती हैं वो देख रहे हैं। हाँ, महिला अपराधों में अगर आप देखेंगे तो कोई सी भी रिपोर्ट उठा लीजिए, वो आंकड़े तो मैंने देखे थे, मैंने ऐलान किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि आज किसानों की आप बात करते हैं, डीएपी उनको नहीं मिल रही, डबल इंजन सरकार की बात कर रहे थे, ना केंद्र का सहयोग हो रहा है, ना किसानों को मुआवजा मिल रहा है। जब खाद नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रहा, किसान क्या बोएगा? आप बताइए। आपने एमएसपी पे बाजरा खरीदने का आपने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, घोषणा पत्र आपका ही है, आपने नहीं किया, मना कर दिया इस बार। आपने एमएसपी पर 2700 रुपए पे जो है बोनस देकर के 2700 रुपए में गेहूं खरीदने का वादा किया था, नहीं खरीदा आपने। आप किसान सम्मान निधि की बात करें, 2000 रुपए बढ़ा दी, अरे आपने दी तो नहीं अभी तक। आप तो 12,000 देने वाले थे, 1500 रुपए की पेंशन देने वाले थे, जो हमने 1,000 रुपए मिनिमम पेंशन का कानून बनाया और उसकी 15% बढ़ेगी, आपने वो देने की घोषणा की, लेकिन वो भी लाखों जो है लाभार्थियों को मिल नहीं रही। अरे 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा, उपलब्ध नहीं है। तो ये सारी चीजें सबके सामने हैं और इसी को लेकर के, इन्हीं मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी जनता के पास जनादेश प्राप्त करने गई है। और ये मान के चलिए आप, 7 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं और चुनाव में बहुत बढ़िया चुनाव है। हम चुनाव डटकर लड़े, मनोयोग से लड़े। सारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं जी, वो हमने सबके सामने रखी जी। आप पानी बिजली की जब बात करते हैं, एमओयू तो आप सामने रख नहीं पाते। पब्लिक डोमेन में क्या ईआरसीपी का है, क्या एमओयू करके आए हैं? मैं बताता हूं आपको। केवल और केवल जो राजस्थान के हित हैं, मध्य प्रदेश के समक्ष घुटने टेक करके बेच करके आने का काम हुआ। 95-94 में जो एमओयू हुआ था 5 स्टेट में, यमुना जल बंटवारे का 5 स्टेट, और पानी का कस्टोडियन है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्रीय जल बोर्ड है। आप 2 स्टेट मिलकर के कौन सा एमओयू करिए है भाई, बता दो। और उसमें भी ये दिया है नहीं, वो तो 24,000 चुनाव प्रचार में ये भी कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में हरियाणा और राजस्थान के बीच के यमुना जल समझौते को रद्द करने की बात रखी थी। हाँ, अभी आए थे ना, खट्टर साहब आए थे, राजस्थान में भी आए थे केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, तब भी उन्होंने बयान दिया यहीं राजस्थान में, और राजस्थान के मंत्रियों के साथ बैठ करके कि 24,000 क्यूसेक पानी हम रखेंगे, और वर्षा से अगर एक्स्ट्रा कोई बरसात हो गई 24,000 के बाद बच गया
तो राजस्थान को दे देंगे 2-3 महीने बरसात के टाइम में। अरे भाई काय एमओयू, राजस्थान के हित बेचिए है आप तो। सीधी सी बात है, 1917 क्यूसेक पानी राजस्थान को मिलना था, वो 1917। तो आपके कहने का मतलब स्वर्णिम जी ये हुआ कि जो 5 साल का घोषणा पत्र वादे सरकार ने किए, जनता ने उनको चुना, बीजेपी को चुना, ये 10 महीने में वो नहीं कर पाए, इसलिए आप 7 सीटें जीत रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को जिताएगी जनता। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इन सब मुद्दों पर जनता के हित के लिए संघर्ष किया है सड़कों पर। अगर आपने जब बिजली की दरें बढ़ाई थी तो भी हम सड़कों पे उतरे थे। कानून व्यवस्था की बात होती है तो हम सड़कों पे उतरते हैं। किसान को अगर डीएपी नहीं मिल रही तो उसके साथ कांग्रेस की पार्टी खड़ी है। जिलों में जाके देखिए, वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हम करेंगे और लगातार राजेश करेंगे। बुनकर भी आरएलपी से हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। हाँ, मैं एक बार उनका भी रुख करूंगा। राजेश बुनकर जी, मेरी आवाज उम्मीद कर रहा हूं आप तक पहुंच रही होगी। इधर बीजेपी का कहना अधिकांश या सभी सीटें हम जीतने जा रहे हैं, इधर कांग्रेस का कहना कि हम 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। आरएलपी को फिर कुछ मिलेगा? बिल्कुल आरएलपी को मिलेगा। और जैसा कि सबकी एक उम्मीदें होती है, सबका एक धरातल होता है, काम होता है। हमने भी काम किया है और जनता से उम्मीदें भी हम करते हैं, हमसे भी जनता उम्मीदें करती है। जब भी आज 2018 से लेकर के चाहे आज तक का चुनाव हो, खींवसर के अंदर हमें मतलब हमेशा प्यार दुलार मिला है और उम्मीद भी करते हैं। और जहां तक हमारे काम की बात है, जहां तक हमारे सोच विचार की बात है, विजन की बात है, तो जनता से हम उसी विजन को लेकर के वोट की अपील भी करते हैं। और डेफिनेटली है कि ये जो चुनाव है खींवसर का, वो हमारे पक्ष में लेकिन रहेगा। आरएलपी मतदान की तरफ से हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल, नारायण बेनीवाल सभी रात भर जाकर सभा कर रहे हैं, रात भर लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर आपको लग रहा है कि हवा कहीं खिसक रही है, इसी वजह से इतना पसीना बहाना पड़ा इस दौरान? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। रविंदर जी आपने देखा होगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। और आप देखिए 24/7 की मैं बात करूं तो हमेशा मतलब दिन रात एक हनुमान बेनीवाल है, नारायण जी है, कनिका जी अभी आई है। आप ये देखिए कि हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता अपने दम के साथ चुनाव लड़ रहा है और लोगों के साथ चुनाव लड़ रहा है, सभी को साथ लेकर के चुनाव लड़ रहा है। पहली बार थोड़ी हुआ है कि हम राजेश जी देखिए, इस चुनाव में जो बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर यही बात समझ में आ रही है कि ये आरएलपी अपने लिए चुनाव लड़ रही है कि या तो हम अगर हम हार गए तो 0 पे हो जाएंगे, अगर हम नहीं हारे तो हमारी सीट बरकरार रहेगी, 1 पर हमारा आंकड़ा रहेगा। ये आरएलपी खींवसर की जनता के लिए चुनाव लड़ रही है क्या? ये अपने लिए क्यों अपील कर रही है? ये भावुक अपील क्यों कर रही है? अगर हम हार गए, वोट नहीं दिया तो हम 0 पे हो जाएंगे। आरएलपी का चुनाव है, जनता के लिए चुनाव है। हर एक पार्टी, चाहे कांग्रेस की मानो चाहे बीजेपी की मानो, बीजेपी ने भी ऐसे ही वोट की अपील की है। कांग्रेस भी अपनी अपील करता है कि यार हमें दे दो। आज किसी न किसी नाम पर चुनाव की मतलब चुनाव को लेकर के वोट की अपील करते ही करते हैं। हमने ऐसा नहीं है कि आप हमारे वजूद की हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए अपील करते हैं जिसमें हमारे जो कहते हैं ना कि एक साफ स्वच्छ और मतलब सबको लेकर के साथ में लेकर के काम लेकर के बस उसी विजन को लेकर शैलेंद्र जी, ये बात जनता की बड़ी अच्छी दिखाई दी कि इन 10-11 महीनों के अंदर ये तीसरा चुनाव, एक बार विधानसभा फिर लोकसभा और उपचुनाव, पार्टियों को ओवर कॉन्फिडेंस में जनता ने आने नहीं दिया। गले में तख्ती लगाकर भिक्षाम दे, वोट भिक्षाम दे और हाथ में कमंडल लेकर भिक्षा मांगने पर भी विवश कर दिया मंत्रियों को। किरोड़ीलाल मीणा, देखिए रविंदर जी, ऐसी बात नहीं है, एक स्ट्रैटेजी होती है, चुनाव लड़ने का एक तरीका होता है और जिस तरह से हमने काम किया है और उसी हिसाब से आपने देखा कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, माननीय भजनलाल सरकार पर विश्वास व्यक्त कर रही है। आप बताइए, अभी कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने का काम करती है, ये बता रहे थे कि जो इनकी अच्छा और स्ट्रेटजी नहीं, ठीक है वो बात सही है, लेकिन ये स्ट्रेटजी मैं अब आ रहा हूं चुनाव प्रचार के ऊपर, चुनाव प्रचार तो कर दूं कि ये बता दें, एक भी ऐसा ऑर्डर बता दें जिसमें कोई भी योजना जो विकास की योजनाएं हैं या गरीब कल्याण की योजना जनता के नहीं वो तो बताएंगे। जरा ये भी बता दीजिए, क्या गोविंद सिंह डोटासरा की गमछा हिला हिलाकर डांस करने की भी एक स्ट्रेटेजी कांग्रेस की है? उनको सुनना कम चाह रहे थे लोग, गमछा डांस की ज्यादा डिमांड हो रही थी। हाँ
अरे नहीं, वो तो काय का देखिए, गमछा क्या डांस आप होता देख है, रहे हैं, किस रविंद्र तरह से जी, नौटंकी वो किस एक- तरह से कर रहे हैं। और कांग्रेस अरे पार्टी आपसे जो नहीं, है, मेरे से प्रश्न वो है। आपकी 84 नौटंकी तो चाहे वो देवरी भिक्षाम देही उनियारा करके वो हो, कर रहा है, झुंझुनू कैबिनेट हो, मंत्री चाहे देने की जगह मांग रहा है। तीसरो, तीसरो शैलेंद्र, नंबर एक- पर आने वाली है सुनिए। इनका हाँ। इंडिया गठबंधन। अरे एक मिनट क्या शैलेंद्र होता है, जी, ये मुझे इतने बताइए ना, परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भिक्षाम देही उनकी स्ट्रेटेजी मैं का हिस्सा है, ये गमछा डांस भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है क्या? देखिए रविंद्र जी एक तेजा जी के भक्त हैं, उन्होंने कभी किया और वो आज इतना पॉपुलर हो गया उनका हाँ। जो एक्शन था गमछा हिलाने वाला, हाँ। कि उस गमछा हिला हिला करके इन्होंने 11 सीटों से तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था अच्छा। लोकसभा चुनाव में। याद है ना आपको मुख्यमंत्री जी क्या अरे कहते भाई, थे? आपने झूठ फैलाया, शांत हो। भ्रम फैलाया। झूठ और लोकसभा भ्रम चुनाव आपका में काम है। जिसका बताओ परिणाम आपको क्या अभी आने छात्रों वाले को चुनाव में अनुप्रति देगी? कोचिंग पूरे योजना भारत के की लाभ मिल जनता, रहा है? राजस्थान की नहीं मिल जनता रहा। जान चुकी है। क्या 450 में कांग्रेस सिलेंडर पार्टी मिल रहा है? सिर्फ नहीं मिल रहा। मोहब्बत की क्या दुकान में पेंशन मिल रही नफरत का है? सामान नहीं मिल बेचती है। रही। अरे आप ये बता इतना दीजिए, झूठ कोई बोलने योजना वाली बंद भारतीय की नहीं, जनता आपने पार्टी चैनल पे झूठ बोलने का योजना काम की किया। एक बताइए, लाइन में कौन बता सी दें योजना बंद करी? एक भी और बताओ बता अनुप्रति दीजिए कोचिंग कि योजना में आपकी 30,000 कांग्रेस छात्रों पार्टी को ने आयुष्मान क्यों आज भारत योजना जो स्कॉलरशिप शुरू नहीं करी मिल रही? है, भारतीय बताइए। जनता पार्टी ने एसपी मित्तल साहब के पास में जाऊंगा। एसपी मित्तल सर, देखिए ऐसे अपनों की आवाज और बात नहीं समझ में आएगी। एसपी मित्तल सर, चुनाव मैनेजमेंट, देखिए कहा जाता है कि चुनाव असली तौर पर जब प्रचार होता है तभी बनता बिगड़ता है। चुनाव मैनेजमेंट कैसा देखने को मिला अलग अलग राजनीतिक दलों का या फिर किसी खास प्रत्याशी का और पार्टियों का? वो जनता दे रही है आपको। मित्तल साहब, बताइए, कोई ऑर्डर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो 7 उपचुनाव है ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भले ही चाहे इसका सरकार पर असर कोई पड़े या न पड़े, लेकिन आपने जैसे अपनी क्या नाम समीक्षा में बताया कि 19 लाख से ज्यादा मतदाता इसमें भाग लेंगे। तो किसी भी प्रदेश के अंदर जब 19 लाख मतदाता अपनी राय को प्रकट करते हैं तो मुझे लगता है कि क्या नाम से वो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। अब रहा सवाल ये है कि किस किस की क्या रणनीति है और जिस तरीके से भी भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बताया कि कैसे कैसे हम जीतेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव है वो राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा जातिवाद पे आधारित ज्यादा चुनाव है और दूसरा एक इसमें परिवारवाद का भी कुछ शामिल है। हम देख रहे हैं विधानसभा जो भी जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं इसमें जातियों की स्थिति क्या है। आज क्या नाम से पहले ही मैंने ये देखा कि जो गुजरों पर जो गुजर आंदोलन हुए थे उसमें 42 मुकदमे सरकार ने अभी वापस, सॉरी थे, जो देवरी उनियारा हो या दूसरा की सीट हो जहां हम ये मान के चलते हैं कि क्या नाम से मीणा बहु ने सीटें हैं ये तो उन पर प्रभावित करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम झुंझुनू की सीट को देख रहे हैं, दूसरी और सीटों को देख रहे हैं, खींचर की सीट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जाटों की क्या स्थिति है, जाट बहु में। तो मेरा मानना है कि ये जितने भी चुनाव है इस जाति का प्रभाव आपका कहने का मतलब जातिवाद और परिवारवाद पर यह सीमित हो गया है। महिलाओं की बात बीजेपी की तरफ से की गई, किसान पेपर लीक पर काम किया, आरपीएससी भर्तियां कर ली, पाइपलाइन में 1 लाख भर्तियां हैं, गैंग वॉर खत्म कर दिया, रिपोर्ट आई, कानून व्यवस्था बेहतर है, पानी खेती सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, दूसरी तरफ बिजली कंपनी यहां पर आ रही हैं, तमाम तरह की जो बातें बीजेपी की तरफ से की गई। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम विपक्ष के तौर पर हमलावर हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बड़े, चिरंजीवी योजना वापस ले ली। तो ये सब बातें बेमानी हैं, मतलब इनका कोई फर्क खास नहीं पड़ता है। असल में जातिवाद और परिवारवाद पर आकर यह चुनाव सिमट गया है। देखिए वो बात करें कि हमारे पास के हैं सरकार की नाकामी, कांग्रेस गिनाएगी, लेकिन आप खुद देख ले, पूरी समीक्षा कर ले कि जितने सातों के सातों जो उपचुनाव है जो जातिवाद आधारित है। और इसके साथ ही देखिए ये चुनाव जी इसलिए भी मैं कि यहाँ 5 सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। हाँ। ये जो 5 एमएलए थे वो विधायक तो वो उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है। और रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में भटकता कोई सांसद की प्रतिष्ठा न हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की प्रतिष्ठा वहां दांव पे लगी हुई जी। तो ये बिल्कुल निरंजन पोद्दार जी, क्या वाकई में जो प्रत्याशी हैं उनकी तो सांसें अटकी हुई हैं और रहेंगी 23 तारीख तक जब नतीजे रुझान आने शुरू होंगे, बल्कि इससे इतर 5 सांसद, केंद्रीय मंत्री और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी। कांग्रेस की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और इसके अलावा कांग्रेस में तो वो तमाम नेता जो बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते, चाहे टीकाराम जूली हो, भंवर जितेंद्र हो, उनकी भी राजनीतिक भविष्य को लेकर ये चुनाव के नतीजे बड़ा असर डाल सकते हैं।
देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी आपकी इस डिबेट में चर्चा आई कि इन चुनावों का सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें मत भिन्नता है। मेरी मत भिन्नता ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनावों से सरकार पे तो हो सकता फर्क ना पड़े, लेकिन नेतृत्व पे जरूर फर्क पड़ेगा। प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व जिस तरीके से केंद्रीय आला कमान ने, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री यानी कि सरकार का जिसको कहते हैं सरकार भी नए हाथों में दे दी और नेतृत्व भी नए, संगठन भी नए हाथों में दे दिया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार 25 की 25 सीटें यानी कि गोल करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के अंदर यानी बहुत बड़ा डेट लेकर के चली, और उसके बाद में अगर उपचुनावों की बात करें इसके अंदर भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार का रिजल्ट आता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जो जताया था प्रदेश नेतृत्व के ऊपर, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट आएगी और हो सकता है इसके बाद में प्रदेश नेतृत्व के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व परिवर्तन संभावित हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने अभी सवाल किया, देखिए निश्चित रूप से राजनीति के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हर एक चुनाव जो है वो उसके जीवन मरण की बात करें या उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए अधोगामी या नीचे जाने वाला या ऊपर जाने वाला कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर है, वो मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, आपको मैं एक चीज बता दूं रविंद्र जी, चुनावी राजनीति के अंदर हर बार 2-2-4 नहीं होता, कई बार 2-2-5 भी होता, कई बार 2-2-3 भी होता है। यानी कि चुनावी समीकरण किस तरीके से बिठाए जाते हैं, और जिस तरीके से इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल जी और प्रदेश नेतृत्व मदन राठौर जी ने जिस तरीके से समीकरण बिठाए हैं झुंझुनू की सीट के ऊपर जाकर के, जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय जो वहां पे भांबू और जो गुड्डू चौधरी, जिस तरीके से उनके बबलू चौधरी, जिस तरीके से उनके बीच में एक प्रतिद्वंदिता थी उसको खत्म करवाया है। चाहे इधर हम क्यूसर की बात करें, चाहे हम देवली उनियारा की बात करें, तो जो राजनीतिक गोटियां जो बिछाई है, जैसे मैंने अभी को क्या कहा कि 2-2 और कांग्रेस की भी बताइए, फिर मैं कांग्रेस का भी समझ आइए जरा, उनकी कैसा मैनेजमेंट रहा। नहीं, कांग्रेस के अंदर देखिए, पहली बात तो आपको मैं बता रहा हूं, एक चीज आप ये समझ के चलिए कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए अहम और वहम सबसे घातक बीमारी है। 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर जिस तरीके से अपार सफलता कांग्रेस को मिली और गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो कद बढ़ करके, समझ लीजिए जो उनका कद था उससे कई गुना कद बढ़ा। जी परिणाम है कि इन चुनावों के अंदर उन्होंने कुछ ज्यादा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव को ज्यादा कंफर्ट अपने स्वभाव में ले गई, वैसे ही कहीं ना कहीं कांग्रेस, या यूं कहें कि कांग्रेस नेतृत्व ऐसे सोच रहा है कि अब तो हमें जीतना ही जीतना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 सीटों की बात करूं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ गई है, क्योंकि झुंझुनू की बात। हाँ ठीक है सर। स्वर्णिम चतुर्वेदी मुझे बताएं कि 23 तारीख को जब हम बात कर रहे होंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से यह तो नहीं कहा जाएगा कि ईवीएम ने धोखा दे दिया या फिर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया गलत। देखिए रविंद्र जी, वोट जनता को देना है, मतदान उनका है, जनता का जनादेश आएगा, लेकिन हम आश्वस्त हैं, जो हम बार बार कहते हैं, हम घमंड में नहीं होके कहते, हम आश्वस्त हैं। हमने कभी यह बयान नहीं दिया जैसे मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि 7 सीटों पर जमानत जब्त होगी कांग्रेस की। अब जिम्मेदारी कब लेंगे मेरे को नहीं पता, कौन लेगा मुझे ये भी नहीं पता। 25 सीटें जब लोकसभा की थी तब भी कहा था 5 लाख से अधिक अंतर से सारी सीट जीतेंगे, कोई नहीं है। स्थिति हो गई कि आज इनको परिवारवाद का बात करते करते एक ही परिवार के 3 लोगों को टिकट देने पड़ गए, अभी लड़ रहे हैं दौसा से, है ना। जो मंत्री जी किसानों की बात नहीं कर पाए, किसानों के फसल खराबे का मुआवजा नहीं दे पाए, उस पर चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन लड़ा रहे ना अपने भाई को, भिक्षाम देही करके आ रहे हैं। 2-2 बागियों को इनको उतारना पड़ा मैदान में। तो सरकार की स्थिति या बीजेपी नेतृत्व की स्थिति तो इससे स्पष्ट हो जाती है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव लड़ा, हमने दमदार मुद्दों पर चुनाव लड़ा, दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का जनादेश कल हमें प्राप्त होगा। शैलेंद्र भाई जी, लास्ट कमेंट सर आपसे। रविंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर जा रहा है, जो योजनाएं हैं सरकार की वो जनता तक पहुंचा रहा है। और हो गया अब तो टाइम, वो तो हो गया, सत्ता के लिए नहीं, गया सत्ता के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, हम जो है
गरीब कल्याण के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसानों के स्वाभिमान के लिए, विरासत के राजेश बुनकर जी, क्यों, मैंने पहले बीजेपी और कांग्रेस से पूछा, क्यों आरएलपी जिनके अभी आज की स्थिति में एक भी विधायक नहीं है उनको चुने? एसपी मित्तल सर, मुकाबला कांटे का रहने वाला है, कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला, दूसरी तरफ बात करें कहीं पर दोनों की कांटेदार टक्कर आपने सामने बीजेपी और कांग्रेस की, कहीं पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा सर। कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए रविंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में गठबंधन था आरएलपी और बीजेपी से, वो इस क्या नाम से उपचुनाव में नहीं है। हमने देखा है कि जो क्या नाम से खीमसर की सीट का उदाहरण नहीं, जानमान बेनीवाल लड़ रहे, पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की और इसी प्रकार को 84 में देखे तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को जम किया था वो विधानसभा उपचुनाव में चूंकि उन्होंने गठबंधन नहीं किया, इसलिए लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस को बड़े संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा राजेश बुनकर जी। मैं आपके सवाल ले रहा था लेकिन आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी, कुछ तकनीकी दिक्कत थी, लेकिन आप उम्मीद करेंगे कि कल जब चुनाव हो रहा होगा और जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे उस दौरान और भी बातें होंगी। फिलहाल मुकाबला दिलचस्प है, 7 सीटों के अगर वोटर हैं, अपील हमारी यही है कि जरूर वोट डालिएगा और कल सुबह से लगातार न्यूज़ 18 राजस्थानी देखिएगा। उपचुनाव और बाकी देश में जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं सारी कवरेज आपको सिर्फ यही मिलेगी। नमस्कार।